Hello students, once again welcome back to the channel. So we are back again with the new video, that is the one shot video of class 10 IT 402 employability skills, and the today's chapter is communication skills part 2. The part 1 of the communication skills आप पढ़ चुके हैं क्लास 9 पे, और अगर आप बाकी की वीडियोस ऑफ वन शॉट चेकआउट करना चाहते हैं ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, द लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहां से जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वन शॉट वीडियो ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज आती है कि कम्युनिकेशन क्या होता है। द वर्ड कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर। ये जो वर्ड है कम्युनिकेशन, वो एक लैटिन वर्ड से आया है जो कि कम्युनिकेयर है, और कम्युनिकेयर का मतलब क्या होता है? टू शेयर। ठीक है, इट मीन्स इम्पार्टिंग और एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन, यानी कि हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं किस तरीके से, या तो बाय स्पीकिंग, दैट इज बोल के, बाय राइटिंग और बाय रीडिंग। इससे हम इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं। एज अ स्टूडेंट आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ें, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उस लैंग्वेज को पढ़ सकें, लिख सकें और बोल सकें, ताकि आप इजीली और अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज टू शेयर। नाउ कम्युनिकेशन हैज़ 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स। फर्स्ट इज ट्रांसमिटिंग। जैसे कि अगर मैं आपको कुछ चीज़ बता रही हूँ तो आई एम द सेंडर। तो हु इज द सेंडर? वन हु ट्रांसमिट्स द मैसेज थ्रू वन मीडियम टू अनदर। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब मैसेज को ट्रांसमिट किया जाता है, जो पर्सन इस मैसेज को ट्रांसमिट करता है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसमीटर। एंड द प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसमिटिंग। देन नेक्स्ट क्या हुआ? अब मैसेज भेजा जा रहा है तो कोई ना कोई उसे रिसीव भी करेगा, सो दैट इज नोन एज लिसनिंग। ठीक है, तो रिसीवर क्या करता है? मैसेज को सुनता है और उसे समझता है। एंड द लास्ट इज फीडबैक। तो सेंडर ने मैसेज सेंड किया, रिसीवर ने उसे रिसीव किया। अब रिसीवर उस मैसेज को समझ के उससे रिलेटेड कोई क्वेरी पूछ रहा है, या कोई मैसेज अगेन वापस भेज रहा है, या एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है, दैट इज नोन एज फीडबैक। जैसे कि इफ वन पर्सन इज टीचिंग एंड द अदर पर्सन इज लिसनिंग, टीचर इज टीचिंग एंड द स्टूडेंट इज लिसनिंग, तो टीचर इज द सेंडर, स्टूडेंट इज द रिसीवर। ठीक है, एंड अगर स्टूडेंट टीचर से उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी पूछता है, सो दैट विल बी नोन एज अ फीडबैक। ठीक है, सो द 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स आर ट्रांसमिटिंग, लिसनिंग एंड फीडबैक। ठीक है, नाउ देर आर सम एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन साइकिल। एलिमेंट्स मीन्स हमारी जो कम्युनिकेशन साइकिल है वो किस तरह से बनी हुई है। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, कम्युनिकेशन कहाँ से स्टार्ट हुई? सेंडर से। सेंडर मैसेज भेजेगा एनकोडिंग के थ्रू, रिसीवर उस मैसेज को रिसीव करेगा, लेकिन जब सेंडर मैसेज भेजेगा तो कोई ना कोई चैनल तो यूज़ करेगा, कोई ना कोई मीडियम तो यूज़ करेगा, जैसे या तो वो फ़ोन के थ्रू भेजेगा, या कॉल करेगा, या फेस टू फेस कम्युनिकेशन करेगा। तो जिस भी मेथड से मैसेज को भेजा जा रहा है, दैट इज नोन एज चैनल, एंड दिस इज द रिसीवर, द पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज। अब रिसीवर उस मैसेज को समझेगा डिकोडिंग की हेल्प से, एंड देन रिसीवर सेंडर को वापस से रिप्लाई देगा, जिसे हम फीडबैक कहते हैं। तो क्या क्या हमारे एलिमेंट्स हैं? सबसे पहला है सेंडर, जो पर्सन मैसेज को भेजता है। दूसरा है हमारा मैसेज, जिस बारे में इंफॉर्मेशन कन्वे की जा रही है। अगर स्कूल में टीचर आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि कल आपको आपका एग्जाम है, आपने एग्जाम का सारा मटेरियल लाना है, तो टीचर इज द सेंडर, एंड मैसेज क्या है? एग्जाम से रिलेटेड। सो मैसेज इज द इंफॉर्मेशन जो हमने कम्युनिकेट करनी है। ठीक है, फिर आता है चैनल। चैनल यानी कि वो मेथड जिसके थ्रू मैसेज कन्वे किया गया, बोल के किया गया, या नोटिस बोर्ड पे लगाया गया, या कहीं पे लिखा गया, या आपको वर्बली बताया गया, या फोन के थ्रू बताया गया व्हाट्सएप पे, दैट इज नोन एज चैनल। देन हमारा आता है रिसीवर, द पर्सन टू हुम द मैसेज इज सेंट। जिस पर्सन को मैसेज भेजा जाता है वो कौन होता है? रिसीवर। एंड फीडबैक क्या है? रिसीवर जो सेंडर को वापस से रिप्लाई करता है या एक्नॉलेजमेंट देता है कि मुझे आपका मैसेज मिल गया, दैट इज नोन एज फीडबैक। ठीक है, कई बार कुछ बुक्स में आपको एनकोडिंग और डिकोडिंग भी मिलेंगे एज अ एलिमेंट्स। तो एनकोडिंग का मतलब होता है सेंडर ने किस तरह से मैसेज को भेजा, टेक्स्ट की फॉर्म में, वर्बली भेजा, डायग्राम की फॉर्म में, किस तरह से भेजा, द वे ऑफ सेंडिंग। और डिकोडिंग का मतलब है रिसीवर ने उस मैसेज को कैसे इंटरप्रेट किया, द वे बाय विच द रिसीवर इंटरप्रेट्स द मैसेज, दैट इज नोन एज डिकोडिंग। सो दीज आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन साइकिल: सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर एंड फीडबैक, राइट? Now we come to the most important part of this video, that is types of communication, जो most of the papers में आपको इससे related questions भी मिलेंगे। Types of communication हमारी 2 तरीके पे based होती है। One is based on the communication channel and one is based on the style and purpose. Communication channel मतलब जिस वे के थ्रू आपका मैसेज ट्रांसमिट किया जा रहा है।
या तो वो नॉन वर्बल होगी या वो वर्बल होगी। वर्बल मतलब या तो मैसेज को बोल के ट्रांसमिट किया जाएगा और इन द रिटन फॉर्म, ओरल और रिटन। और अगर वो ओरल और रिटन नहीं है तो वो नॉन वर्बल हो सकती है, जैसे कि उसमें गेस्चर्स हो सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज हो सकती है, ऑल दीज थिंग्स। इसके अलावा इसमें एक और आपका आ जाता है विजुअल कम्युनिकेशन, दैट इज पिक्चर्स के थ्रू कम्युनिकेट करना बिना बोले और बिना लिखे। ठीक है। और अगर हम स्टाइल और पर्पस के बेसिस पे कैटेगराइज करें तो वी हैव फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ओरल जो है वो आपकी कैसे हो सकती है, या तो फेस टू फेस हो सकती है या किसी दूर बैठे पर्सन से हो सकती है। ठीक है। सो नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। फर्स्ट इज वर्बल कम्युनिकेशन। Verbal communication means any transmission of the message which is done by speaking or by writing. So verbal communication, what it includes? It includes sounds, words, language and speech. And speaking is one of the effective and the commonly used way of communicating. It helps in expressing our emotion in words. यानी कि बोल के या लिख के कोई भी बात अगर समझाई जा रही है, that will come under verbal communication. और इसके टाइप्स क्या हैं? ओरल और रिटन। अब इसकी फॉर्म्स क्या क्या हो सकती हैं, किस किस तरीके से आप वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जैसे हो सकते हैं इंटरपर्सन। इंटरपर्सन मतलब दो पर्सन आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है। और एक हो सकता है कि रिटन, लिख के किसी को मैसेज भेजा जा रहा है, जैसे कि लेटर की फॉर्म में या ईमेल की फॉर्म में। फिर होता है स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, जैसे कि क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, दैट इज स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। एंड देन आता है आपका पब्लिक कम्युनिकेशन, जैसे कि इलेक्शन की रैलीज हो रही है और वहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर जो है वो इलेक्शन जो रैलीज हैं वहाँ पे उन लोगों को एज अ स्पीकर उनको मैसेज दे रहा है। सो दैट इज नोन एज पब्लिक कम्युनिकेशन। ठीक है। सो दैट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ द वर्बल कम्युनिकेशन। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेज क्या है? बहुत ईजी मोड ऑफ कम्युनिकेशन है जहाँ पे आप अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं बाय सेइंग व्हाट यू वांट। मतलब आप अपनी बात रख सकते हैं और उसी बात का आपको फटाफट रिस्पॉन्स भी मिलता है, टाइम सेविंग है। सेकेंड, आप अपना जो इंटरेक्शन है वो सेंडर के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं, कि आपके पास जो रिस्पॉन्स आ रहा है आप उसके अकॉर्डिंग अपना रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हैं। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ द वर्बल कम्युनिकेशन। बट अगर एडवांटेज है तो ऑफकोर्स डिसएडवांटेज भी है। समटाइम्स ऐसा होता है कि वर्बल कम्युनिकेशन इज डिपेंडेंट ऑन द रिटन और द स्पोकन वर्ड्स। तो अगर मान लीजिए किसी ने आपको कह दिया कि कल आपका हॉलीडे है, ठीक है, लेकिन उसका कोई रिटर्न आपको मैसेज नहीं दिया, तो हो सकता है हॉलीडे ना भी हो। आपके फ्रेंड ने बता दिया तो हो सकता है ना भी हो। ठीक है। आपके पास कोई लीगल प्रूफ नहीं है उस चीज़ का, हो भी सकता है हो भी सकता है ना भी हो, बट देन आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। तो वर्बल कम्युनिकेशन का कोई रिटर्न प्रूफ नहीं होता, स्पेशली ओरल कम्युनिकेशन का। लेकिन अगर आप कोई रिटर्न मैसेज सेंड करते हैं तो वहाँ पे वो प्रूफ एग्जिस्ट करता है। लेकिन रिटर्न मैसेज में क्या प्रॉब्लम है कि कई बार हम कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज़ कर देते हैं, कुछ ऐसी वोकैबलरी का यूज़ करते हैं जिन वर्ड्स को समझने में जो हमारा रिसीवर है उसको प्रॉब्लम हो सकती है। एंड अगर उसे सही तरीके से मैसेज ही समझ में नहीं आएगा तो द पर्सन विल नॉट बी एबल टू सेंड द फीडबैक ऑल्सो। सो दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ द वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है। सो फर्स्ट हमने कौन सी पढ़ी? वर्बल कम्युनिकेशन, जिसके दो टाइप है, ओरल और रिटन। अब हम पढ़ते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हमने पढ़ा वर्बल कम्युनिकेशन होती है जहां ओरल भी हो और रिटन भी हो। तो नॉन वर्बल क्या हुई? ना तो ओरल ना ही रिटन। सो इट इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और द मैसेज विदाउट यूजिंग एनी स्पोकन और रिटन वर्ड्स। बिना बोले हुए या बिना लिखे हुए जब हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं तो वो क्या होती है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है? सिग्नल्स और मैसेजेस को कैसे ट्रांसमिट किया जाता है? एक्सप्रेशंस के थ्रू, गेस्टर्स के थ्रू, पोस्चर्स के थ्रू, टच, स्पेस, आइज, कॉन्टैक्ट एंड पैरा लैंग्वेज के थ्रू। ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं हम इस तरह से बता रहे हैं विच वन इज हैवियर, इस तरह से हम ग्रीट कर रहे हैं, इस तरह से हम हेलो कर रहे हैं। सो दीज आर सम ऑफ द गेस्टर्स, दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नाउ व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ही कम परसेंटेज 100 में से होता है जिसमें हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि 7% कम्युनिकेशन हम किससे करते हैं? वर्ड से करते हैं। और बाकी जो 55 और 38% है, 55% आपकी बॉडी मूवमेंट्स, फेस और आर्म से होती है और 38% आपकी वॉइस, टोन या पॉज से होती है। ठीक है। तो 55 में प्लस आप करेंगे अगर 38, तो 93% कम्युनिकेशन हमारी नॉन वर्बल है और सिर्फ 7% ऐसी है जो हम बोल के बता रहे हैं। ठीक है। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है। यू कैन सी इन दिस पाई चार्ट द परसेंटेज। नाउ
देर आर सम टाइप्स ऑफ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे हमने वर्बल के 2 टाइप पढ़े थे, ओरल एंड रिटन, ऐसे नॉन वर्बल के भी कुछ टाइप्स होते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन, अगर आपके फेस पे स्माइल है इट मीन्स यू आर हैप्पी, अगर आपका फेस ऐसे लटका हुआ इट मीन्स यू आर सैड। पोस्चर, आपके जो खड़े होने का या बैठने का जो वे है दैट टेल्स यू हाउ मच कॉन्फिडेंट यू आर, सो दैट particularly tells us it's a type of non-verbal communication. Then your gestures or the body language. Gestures means जैसे हम किसी को बाय करते हैं तो इस तरह से हम ऐसे ऐसे करते हैं, तो दिस इज अ गेस्चर, ठीक है। नहीं करना है वी मेक नो साइन लाइक दिस, तो दैट इज अ गेस्चर। और आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, व्हेन यू फील कॉन्फिडेंट यू स्टैंड स्ट्रेट, ठीक है। व्हेन यू आर लो ऑन कॉन्फिडेंस यू लिटिल हेजिटेट इन स्पीकिंग, तो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज कहीं ना कहीं बता देती है। देन टच, ठीक है। देन स्पेस, अगर आप किसी पर्सन से, ऐसे पर्सन से बात कर रहे हैं जो आपके अबव लेवल पे हैं, जैसे कि आपके स्कूल के प्रिंसिपल या टीचर, तो आप थोड़ा सा स्पेस दे के बात करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने फ्रेंड के साथ बैठ के बात कर रहे हैं तो यू कैन सिट नेक्स्ट टू ईच अदर, ठीक है। सेम वे जब आप इसमें करते हैं लाइक जैसे टच की बात करें, तो जैसे आप अपने फ्रेंड से मिल रहे हैं तो यू कैन सिंपली जस्ट पुट अ हैंड अराउंड एंड यू आर सिटिंग क्लोज टू हिम और हर, ठीक है। बट जब हम किसी फॉर्मल पर्सन से बात करते हैं, मान लीजिए आप किसी अपने एल्डर पर्सन से या किसी से भी इस तरह से बात कर रहे हैं, तो जब आप हैंड शेक कर रहे हैं तो दैट विल बी अ फर्म हैंड शेक, ठीक है। जैसे आप किसी मीटिंग की बात कर रहे हैं तो मीटिंग में हमारा बहुत फर्म हैंड शेक होता है, वो कैजुअल नहीं रहता। दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। फिर आता है हमारा आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट में क्या है, अगर आप दूसरे पर्सन की आईज में डायरेक्टली आईज डाल के बातें कर पा रहे हैं मीन्स यू आर कॉन्फिडेंट एनफ, बट अगर कहीं ना कहीं आप हेजिटेट कर रहे हैं तो आप आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। द नेक्स्ट इज द पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज मीन्स आप जो टॉपिक समझा रहे हैं या जिस बारे में बात कर रहे हैं उसमें आपकी टोन कैसी है, आपकी स्पीड कैसी है और आपकी वॉल्यूम कैसी है। स्पीड ना तो ज़्यादा तेज या कम होनी चाहिए, और वॉल्यूम आपकी मॉडरेट होनी चाहिए, और आपकी जो टोन है दैट शुड बी हम्बल। सो दीज आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वी आर हैविंग इज थर्ड टाइप, दैट इज अ विजुअल कम्युनिकेशन। अब वर्बल हुआ जिसमें बोल के या लिख के बातों को बताया जाता है, नॉन वर्बल हुआ जिसमें गेस्टर्स बॉडी लैंग्वेज का यूज किया जाता है इंस्टेड ऑफ यूजिंग द स्पोकन और द रिटन कम्युनिकेशन। अब विजुअल क्या हुआ, विजुअल विजन, विजन रिलेटेड टू आई, मीन्स इंटरचेंजिंग ऑफ मैसेजेस ओनली थ्रू द इमेजेस और द पिक्चर्स। तो अगर इमेजेस और पिक्चर्स के थ्रू कम्युनिकेट किया जा रहा है तो क्या हमें कोई लैंग्वेज पता होनी चाहिए, नो नीड ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो ये सिंबल्स हैं, दिस इज अ सिंबल ऑफ नो पार्किंग जोन, पिक्चर देखते ही पता लग जाता है। दिस इज अ सिंबल ऑफ नो एंट्री, दिस इज अ सिंबल ऑफ डेंजर वार्निंग। सो इस तरह से सिंबल्स को देख के ही हमें पता लग जाता है कि व्हाट द सिंबल इज ट्राइंग टू से। सो दिस इज नोन एज विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद आता है फीडबैक। अभी हमने एलिमेंट्स में पढ़ा था कम्युनिकेशन साइकिल के, फीडबैक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन साइकिल, ठीक है। फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इट इज इंपॉर्टेंट दैट सेंडर सेंड्स एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर अबाउट गेटिंग द मैसेज अक्रॉस। अब जैसे मान लीजिए टीचर ने आपको कोई काम दिया, अब टीचर ने आपको चैप्टर समझा दिया, आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए करने के लिए। सो टीचर कौन है, सेंडर, आप एज अ स्टूडेंट कौन है, रिसीवर। अगर आप वो क्वेश्चंस करके ला रहे हैं तो टीचर को एक फीडबैक ये मिला कि यस आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया है एंड यू हैव डन द क्वेश्चंस योरसेल्फ, ठीक है। सो दैट इज एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज फीडबैक। नाउ फीडबैक कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ऐसा नहीं है कि हमेशा फीडबैक पॉजिटिव भी होगा, वो फीडबैक पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन एक अच्छा फीडबैक क्या होता है, हमेशा स्पेसिफिक होगा, मतलब क्लैरिटी से बताएगा, हेल्पफुल होगा और काइंड होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 3 तरह के फीडबैक आपको दिखा रखे हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नो फीडबैक। एग्जाम्पल है आई नोटिस यू फिनिशिंग द वर्क, आई नोटिस यू फिनिश द वर्क परफेक्टली, ग्रेट जॉब। तो पॉजिटिव फीडबैक है, अप्रिशिएट कर रहे हैं। नेगेटिव है यू कीप फॉरगेटिंग टू स्माइल एट द होटल गेस्ट व्हेन यू टॉक टू देम। तो इसको हम मोल्ड करके एक पॉजिटिव वे में भी बोल सकते थे, बट अगर डायरेक्ट ऐसे बोला जाए तो ये कैसा है, नेगेटिव फीडबैक। हम इसको ऐसे बोल सकते थे कि इट वुड बी बेटर इफ यू कीप ऑन स्माइलिंग वेन एवर यू टॉक टू एनी ऑफ योर कस्टमर या वेन एवर यू टॉक टू द होटल गेस्ट, ठीक है। और नो फीडबैक का मतलब होता है कोई फीडबैक ना देना, इट मीन्स हम उस बात पे एग्री नहीं करते, उस बात पे आप डिसएग्री करते हैं या उस आइडिया पर डिसएग्री करते हैं, दैट इज नोन एज नो फीडबैक। सो वी हैव पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक और
नो फीडबैक। इसके अलावा भी हमारे पास 3 इस तरह से फीडबैक होते हैं, डिस्क्रिप्टिव, स्पेसिफिक, जनरल। डिस्क्रिप्टिव फीडबैक जहाँ पे प्रॉपर अच्छे से डिस्क्राइब किया जाए कि एग्जैक्टली जो रिसीवर है वो सेंडर को क्या बताना चाह रहा है, पूरा डिटेल में अगर वो बताता है, दैट इज नोन एज डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। और स्पेसिफिक फीडबैक मीन्स जहाँ पे फीडबैक देने की ज़रूरत है जिस पॉइंट पे, सारा इलेबोरेट ना करके किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में फीडबैक देना। ठीक है, जैसे कि किसी स्टूडेंट ने, जैसे मान लीजिए डिस्क्रिप्टिव फीडबैक दे रहे हैं तो हो सकता है हम उसमें पूरी क्लास के बारे में डिटेल में बता रहे हैं, हर बच्चे के बारे में। और स्पेसिफिक फीडबैक है तो हमने स्पेसिफिकली कुछ बच्चों के बारे में बता दिया कि दी स्टूडेंट्स आर लैकिंग इन द एफर्ट्स। ठीक है, और जनरल फीडबैक हो गया जो जनरली हम दे देते हैं, जैसे कि गुड जॉब डन, वेरी गुड, वेल डन, इस तरह से। दिस इज नोन एज जनरल फीडबैक। ठीक है, नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द फीडबैक? हमें पता है कि फीडबैक बहुत ही ज़रूरी है। अब जैसे आप कोई भी परचेजिंग करते हैं लाइक मिंत्रा पे, अमेजोन पे, तो आप देखते होंगे, या कोई भी आप कुछ भी ऑर्डर करते हैं तो आपको फीडबैक देना होता है। इससे क्या होता है, जब आप उनको स्टार रेटिंग देते हैं या कोई अच्छा सा फीडबैक देते हैं तो उनकी रेपुटेशन उन कंपनीज की मार्केट में थोड़ी सी बढ़ जाती है। और जिनके अच्छे स्टार्स होते हैं, जिनकी रेटिंग अच्छी होती है, तो नेक्स्ट टाइम कस्टमर वहाँ से परचेज करना चाहता है कि नेक्स्ट टाइम जिनकी अच्छी रेटिंग है या जिनके अच्छे स्टार्स हैं, आई विल परचेज फ्रॉम दैट वन, बिकॉज वहाँ पे क्वालिटी मैटर कर रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट वैलिडेट्स इफेक्टिव लिसनिंग। जो भी पर्सन ने फीडबैक प्रोवाइड किया है उन्होंने अच्छे से उस चीज़ को समझा है और उनके फीडबैक की कुछ ना कुछ वैल्यू है। ठीक है, एंड इट मोटिवेट्स। जब भी हम किसी को फीडबैक देते हैं, अच्छा फीडबैक देते हैं, कस्टमर रिव्यूज़ अच्छे देते हैं, तो वो उनको मोटिवेट करता है और इंस्पायर करता है, ताकि वो आने वाले टाइम में, फ्यूचर में और अच्छा काम कर सकें। ठीक है, और फिर थर्ड क्या होता है, हमेशा ही फीडबैक रहता है। जब भी आप किसी पर्सन से बात करेंगे किसी भी चीज़ के बारे में, तो कहीं ना कहीं उनका रिस्पॉन्स आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो दैट इज फीडबैक एंड विच इज प्रिवलेंट एवरी टाइम। द नेक्स्ट इज इट बूस्ट लर्निंग। फीडबैक इज इंपॉर्टेंट टू रिमेन फोकस्ड ऑन द गोल, प्लान बेटर एंड डेवलप द इम्प्रूव प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अगर मान लीजिए किसी ने हमें इतना अच्छा फीडबैक नहीं भी दिया, ये बताया कि हमारे प्रोडक्ट में क्या कमियां हैं, तो हम उसके ऊपर वर्क करके अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो गुड एंड मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक दोनों ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव से हम और आगे उसके ऊपर काम करेंगे और नेगेटिव से हम उस चीज़ को इम्प्रूव करने का ट्राई करेंगे। इट इम्प्रूव्स आवर परफॉर्मेंस, इट हेल्प्स टू फॉर्म द बेटर डिसीजन टू इम्प्रूव एंड इंक्रीज आवर परफॉर्मेंस। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। व्हेनेवर वी कम्युनिकेट विद द अदर पर्सन, एक अच्छी कम्युनिकेशन के लिए हमें इन 7 C's का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन से हैं? क्लियर, कंसाइज, कोहेरेंट, कंप्लीट, कंक्रीट, कर्टियस एंड करेक्ट। वन बाय वन इनको समझते हैं। क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब है जो आप मैसेज भेजना चाहते हैं वो बिल्कुल क्लियर हो, एग्जैक्टली ये बताए कि उसमें क्या करना है, क्लियर और स्पेसिफिक मैसेज। देन कंसाइसनेस मीन्स जो भी आप मैसेज बताना चाह रहे हैं, दैट शुड बी कन्वेड इन द लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स, कम से कम वर्ड्स में बताया जाए। नेक्स्ट है कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब है कि जो भी हमारी ऑडियंस है उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन रहे, हम कुछ ऐसी बात कम्युनिकेट ना करें या ना बोलें जिनसे उनकी फीलिंग्स हर्ट हो, और हम अपने मैसेज को इस तरह से मॉडिफाई करें अपने वर्ड्स को कि हमारी ऑडियंस की जो नीड्स है वो सेटिस्फाई हो सके। नेक्स्ट इज कंप्लीट। द कम्युनिकेशन मस्ट बी कंप्लीट, यानी कि जैसे कि मान लीजिए अगर हम स्कूल में किसी इवेंट के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि हम हिंदी दिवस के बारे में बता रहे हैं, तो उस केस में सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो कि ये फंक्शन इस टाइम पे, इस प्लेस पे, इतने बजे स्टार्ट होगा। ठीक है, सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन में होनी चाहिए। फिर आता है हमारा कंक्रीट। कंक्रीट का मतलब हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो रियल फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड हो, सॉलिड इंफॉर्मेशन ना हो, ऐसा ना हो कि कोई रूमर आ गया और वही हमने इंफॉर्मेशन पास ऑन कर दी, फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड हो। देन होता है हमारा कर्टियसनेस। कर्टियसनेस का मतलब हमारा जो मैसेज हो वो बहुत पोलाइट और हम्बल हो, दैट शुड रिस्पेक्ट द रिसीवर और द ऑडियंस ऑल्सो। एंड लास्ट इज करेक्ट। जो भी हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करें उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी या मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन सही होनी चाहिए, दैट इज द मीनिंग ऑफ करेक्ट।
So these are the 7 C's of communication: clarity, conciseness, coherent, complete, concrete, courteous and correct. Right? Now, जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं तो उसमें फीडबैक आता है, ठीक है, और 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन भी आते हैं। लेकिन कई बार कम्युनिकेट करते हुए, बात करते हुए कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कुछ डिफिकल्टीज, कुछ ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? बैरियर्स। सबसे पहला बैरियर कम्युनिकेशन में है फिजिकल बैरियर, यानी कि हमारे आसपास की जो कंडीशन है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं और नेटवर्क प्रॉपर नहीं आ रहा, तो वो क्या है? फिजिकल बैरियर है, ठीक है। या कई बार वायर्स अच्छे से लाई डाउन नहीं की गई हैं, इस वजह से नहीं आ रहा, या नेटवर्क इशू है, या इंटरनेट की प्रॉब्लम है, तो उस वजह से एनवायरनमेंट और नेचुरल कंडीशन की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं, दे आर नोन एज फिजिकल बैरियर्स। देन लिंग्विस्टिक बैरियर रिलेटेड टू द लैंग्वेज। आपको एक लैंग्वेज आती है, दूसरे पर्सन को वो लैंग्वेज नहीं आती, वो कुछ बोल रहा है, आप कुछ बोल रहे हैं, दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे, दैट इज नोन एज लिंग्विस्टिक बैरियर। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि लैंग्वेज समझ में भी आ जाए तो आप कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, या सामने वाला पर्सन कुछ ऐसे ही वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं जो आपको समझना मुश्किल हो रहा है, सो दैट इज ऑल्सो व्हाट? लिंग्विस्टिक बैरियर। देन थर्ड इज इंटरपर्सनल बैरियर। इंटरपर्सनल बैरियर का मतलब होता है आपस के जो डिफ़िकल्टीज और प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि किसी किसी को, पर्सन को स्टेज फियर होता है, या लैक ऑफ विल होती है, कम्युनिकेट करना इतना नहीं कर पाते हैं, या पर्सनल डिफरेंसेस होते हैं, तो इससे आपस में कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, दैट इज अ बैरियर टू द कम्युनिकेशन। देन वी हैव ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक जो स्ट्रक्चर होता है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर, उसके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। कई बार हायर लेवल के जो पोजीशन पे जो पर्सन होता है, उसकी लोअर लेवल के पोजीशन के पर्सन के साथ इतनी बॉन्डिंग नहीं हो पाती है, सो व्हाट हैपन्स इज, वहाँ पे कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट हो जाता है। कई बार रूल्स ऐसे होते हैं कि एम्प्लॉयज़ उनके साथ अच्छे से सेटिंग नहीं कर पाते हैं, दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट विद देयर पीयर्स, सो दैट इज व्हाट टाइप ऑफ बैरियर? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। और लास्ट टाइप का जो हमारा बैरियर है, दैट इज व्हाट टाइप ऑफ बैरियर? कल्चरल बैरियर, विच इज रिलेटेड टू द कल्चर। अब अगर डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो एक दूसरे को समझ भी सकते हैं, बट कई बार कल्चरल डिफरेंसेस इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि वन पर्सन इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन, सो दैट इज व्हाट टाइप ऑफ बैरियर? दैट इज योर कल्चरल बैरियर। तो हमने कौन कौन से पढ़े? फिजिकल बैरियर, लिंग्विस्टिक बैरियर, इंटरपर्सनल बैरियर, देन ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर एंड योर कल्चरल बैरियर्स। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब बैरियर्स तो आ गए, हाउ वी शुड ओवरकम इट? कोई तरीका तो होना चाहिए हाउ वी शुड ओवरकम इट। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज, जब भी आप कम्युनिकेट करें, सीधी और साफ भाषा में करें, यूज अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। कभी भी किसी कल्चर, रिलीजन या उसके जोग्राफी के बारे में कोई भी फॉल्स एजम्पशंस ना बनाएं। देन जितना कम्युनिकेट कर सकते हैं पर्सनली, उतना कम्युनिकेट करें। चाहें तो उसमें आप कुछ पिक्चर्स, इमेजेस का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आपको कहीं पे ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट है, कि अगर आप दो पर्सन ऐसे बात कर रहे हैं जिनको एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही, और आपके पास उससे रिलेटेड कोई ट्रांसलेटर है जो दोनों की लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करके समझा सकता है, यू कैन टेक हेल्प ऑफ दैट पर्सन, है ना। एंड ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल ऑफ द अदर्स ओपिनियन। ऐसा नहीं होता कि हमेशा हम ठीक हो, दूसरा पर्सन भी कुछ पॉइंट पे ठीक होता है और नहीं भी ठीक है, तो हम एकदम से डिसएग्री नहीं कर सकते हैं। वी शुड रिस्पेक्ट द अदर पर्सन्स ओपिनियंस, ठीक है। सो ये सब हमने कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा। अब ओरल कम्युनिकेशन से रिलेटेड हमने कुछ चीज़ें पढ़ी, एंड अब हम पढ़ते हैं राइटिंग स्किल्स से रिलेटेड, ठीक है। राइटिंग स्किल्स हमारे वर्बल कम्युनिकेशन का ही पार्ट है, जिसमें हमारे आते हैं ईमेल, लेटर, नोट, आर्टिकल, एसएमएस, ब्लॉग्स। आप सब भी कुछ ना कुछ लिखते होंगे। नाउ इन सब में मेन चीज़ जो आती है, दैट इज सेंटेंसेस। सारी चीज़ों में क्या बनाना पड़ेगा? सेंटेंस, क्योंकि वो हमारे मैसेज को क्लियरली प्रेजेंट करते हैं। अब सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका अपने आप में कुछ अच्छा सा मीनिंग है, प्रॉपर एक मीनिंग है। और हर सेंटेंस में क्या होता है? वन सब्जेक्ट, वर्ब एंड एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि पूजा गोज टू स्कूल, तो पूजा क्या है? सब्जेक्ट है, गोज वर्ब है, और स्कूल क्या है? ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के अंदर, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी आप कह सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास जो पूजा है, दैट इज सब्जेक्ट, एंड गोज टू स्कूल इज प्रेडिकेट, ठीक है।
लेकिन अगर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की बात करूं तो पूजा इज सब्जेक्ट, वर्ब इज गोज एंड स्कूल इज ऑब्जेक्ट, एंड ये जो टू है वो प्रीपोजिशन में आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से अगर हम फ्रेजेस की बात करें तो फ्रेजेस क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, फ्रेजेस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन सेंटेंस में प्रॉपर एक मीनिंग होता है, लेकिन फ्रेज का अपना कोई मीनिंग नहीं होता है। सिंपली हमने कहा पूजा गोज, तो इस केस में क्या है, पूजा गोज वेयर व्हाट हाउ व्हेन नहीं पता, सिंपली इट इज अ फ्रेज, ठीक है। नाउ पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में तीन चीजें आएंगी, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। जो पर्सन या चीज काम कर रही है दैट इज सब्जेक्ट, जैसे कि इस केस में पूजा। वर्ब जो हमारा एक्शन है जैसे कि गोज, और ऑब्जेक्ट ऐसा पर्सन या थिंग जो उस एक्शन को रिसीव कर रहा है। पूजा कहाँ जा रही है, स्कूल जा रही है, तो स्कूल क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। पार्ट्स ऑफ स्पीच, जब भी हम कोई चीज बोलते हैं लिखते हैं तो उसमें बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं। कोई भी वर्ड आपका नाउन हो सकता है, यानी कि कोई नेमिंग वर्ड हो सकता है, नेम प्लेस एनिमल और थिंग। प्रोनाउन हो सकता है, जो वर्ड्स नाउन के प्लेस पे यूज किए जाते हैं, जैसे कि ही, शी, यू एंड आई। एडजेक्टिव हो सकता है जो नाउन की क्वालिटी बताए, सॉल्टी, स्पाइसी, इस तरह से। वर्ब हो सकता है आपके एक्शन वर्ड्स, वॉक, टॉक, इस तरह से। देन एडवर्ब हो सकता है जो ये बताए कि आपकी वर्ब कैसे हुई है, स्लोली, क्विकली, फास्टली, रैंडमली, इस तरह से। अब ये तो हमारे 4-5 मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। इसके साथ हमारे कुछ सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जैसे कि आर्टिकल ए एंड द, कंजंक्शन दो वर्ड्स या सेंटेंसेस को ज्वाइन करती है, एंड, बट, और, इस तरह से। इंटरजेक्शन जो हमारे इस तरह के वर्ड्स हैं, वाओ, ओ नो, एक्सेट्रा, यानी कि जो कहीं ना कहीं आपकी इमोशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। और प्रीपोजिशन जो रिलेशन बनाते हैं, जिसकी इन, ऑन, एट, टू, अंडर, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। अब कोई भी जैसे यहाँ पे आपका एक सेंटेंस है, पूजा गोज टू स्कूल, तो पूजा क्या है, पूजा इज नाउन। गोज क्या है, गोज इज वर्ब। टू क्या है, प्रीपोजिशन, एंड स्कूल इज अगेन नाउन। तो हर सेंटेंस में हर एक वर्ड कोई ना कोई पार्ट ऑफ स्पीच रहता है, ठीक है। अब हमने बढ़ा के सेंटेंस में तीन पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी हमारे दो टाइप के हो सकते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिनके ऊपर वर्ब डायरेक्टली काम करे, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो हमें टू या फॉर हुम का आंसर दे। तो उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। शी बॉट अ बाइसिकल फॉर हर सन। शी बॉट अ बाइसिकल फॉर हर सन। जहां पे आपको व्हाट का आंसर मिले वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जहां पे आपको फॉर हुम या टू हुम का आंसर मिले वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। शी बॉट अ बाइसिकल, शी बॉट व्हाट, बाइसिकल। तो बाइसिकल हमारी क्या हो गई, ये हमारी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गई। एंड किसके लिए ली, फॉर हर सन, तो टू होम या फॉर होम, तो हमारा हो गया हर सन, ये हमारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कभी भी आपको सेंटेंस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना हो ना, तो आप सिंपली क्वेश्चन के ऊपर, सेंटेंस के ऊपर व्हाट लगा के देखो। जहां पे व्हाट का आंसर मिल जाए वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जहां पे टू होम या फॉर होम का आंसर मिल जाए वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंसेस या एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब सेंटेंस को लिखने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म करता है एक्टिव वॉइस के हैं, एंड सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट उस एक्शन को रिसीव करता है वो हमारे पैसिव वॉइस के हैं, ठीक है। जैसे आप न्यूज़पेपर में देखते हैं कई बार सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में लिखे होते हैं। राधा इज रीडिंग अ बुक, राधा इज रीडिंग अ बुक। तो जहां पे सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है, सब्जेक्ट क्या है, राधा, राधा क्या कर रही है, बुक रीड कर रही है। तो सब्जेक्ट जो है वो रीडिंग कर रहा है, क्या रीडिंग कर रहा है, बुक की। तो ये कैसा सेंटेंस है हमारा, एक्टिव वॉइस में है सेंटेंस। लेकिन जहां पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक्शन को रिसीव कर रहा है, अ बुक इज बीइंग रेड बाय राधा, एक्शन है रेड बाय राधा, यहाँ पे ये कर रहा था, द पर्सन वॉज डूइंग द एक्शन, और यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है वो रिसीव कर रहा है। तो ये हमारी कैसे वॉइस है, पैसिव वॉइस, ठीक है। आया समझ में, आई होप दिस इज क्लियर। सो जो एक्शन है दोनों में दैट इज रीडिंग अ बुक, बट फर्स्ट सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है राधा उस काम को कर रहा है, और सेकंड के अंदर सब्जेक्ट जो है दैट इज जो बुक जो है इट इज बीइंग रेड बाय राधा,
तो सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन, मतलब बुक कौन रीड कर रहा है? राधा, लेकिन क्या रीड कर रहा है? अ बुक। तो जो हमारा सब्जेक्ट है फर्स्ट केस में राधा है और दूसरे में बुक है, ठीक है। तो बुक रिसीव कर रही है एक्शन को, दैट इज द पैसिव सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। व्हेन वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस वी हैव बेसिकली 4 टाइप्स। फर्स्ट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच एंड्स विद अ फुल स्टॉप, और वो आपको कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि टुमारो इज अ हॉलीडे, इस तरह से, ठीक है। एंड क्वेश्चन और इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं विच आर यूज फॉर आस्किंग द क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज योर नेम, हाउ आर यू, दीज टाइप। एंड थर्ड होता है हमारा इमोशन, रिएक्शन और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जहां पे इट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड ऑलवेज एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। एंड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जहां पे वी हैव कमांड और अ रिक्वेस्ट, प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर और सिट डाउन और गो आउट ऑफ द क्लास। ये सारे किस टाइप के सेंटेंसेस हैं? आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो वी हैव द सेंटेंसेस एज डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, exclamatory and your imperative sentence, ठीक है। Now next we are having is paragraph. अब पैराग्राफ क्या है? जैसे वर्ड से मिलके सेंटेंस बनता है ऐसे ही सेंटेंस से मिलके पैराग्राफ बनता है, बट दो सेंटेंसेस शुड बी रिलेटेड टू ईच अदर एंड दो सेंटेंसेस शुड बी मीनिंगफुल, यानी कि कॉमन आइडिया या थीम के अराउंड रिवॉल्व करने चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो पार्ट्स ऑफ अ पैराग्राफ आर, सबसे पहले जब हम पैराग्राफ को स्टार्ट करते हैं तो जो भी टॉपिक है उसके बारे में बताते हैं, फिर हम उसकी कुछ सपोर्टिंग डिटेल्स देते हैं, फिर उसके बारे में हम कुछ वोकैब्स ऐड करते हैं, और लास्ट में हम अपने पैराग्राफ को क्या करते हैं? कंक्लूड करते हैं। सो दिस इज हाउ वी राइट अ पैराग्राफ, ठीक है। दिस इज समरी ऑफ द चैप्टर। सबसे पहले हमने इसमें क्या पढ़ा? फैक्टर्स, वी हैव लर्नड अबाउट द वेरियस थिंग्स, जैसे कि हमने पढ़ा कि कम्युनिकेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है। देन इसके कम्युनिकेशन साइकिल के बारे में पढ़ा, ठीक है। देन हमने इसके कुछ बैरियर्स के बारे में पढ़ा एंड हाउ टू ओवरकम द बैरियर्स के बारे में, ये सब पॉइंट्स पढ़े। Then we have learned about the parts of sentence and the feedback. Then we have learned about different types of parts of speech. Then we have learned about the 7 C's of the communication. So these all are the points which we have learned in this chapter. I hope students these points are clear to all of you. In case still any doubt is there, you can ask me in the comment section and provide your feedback. So with this we have covered all the one shots of this chapter and all the one shots of the employability skills 5 chapters. If you want to check out the one shots of all the chapters, there is a link in the description box. आप वहाँ से जाके check out कर सकते हैं. And I'll meet you in my next video with another interesting concept. Till then, have a good day and thank you. Bye bye.